हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के इतिहास विषय का लेसन नंबर 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य, जो कि ईसा पूर्व 322 से 185 ईसा पूर्व तक रहा। और इसमें हमने पढ़ लिए थे दो शासकों का शासनकाल, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक भी था, जिसने नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना, और बिंदुसार के पश्चात हम पहुंच गए थे अशोक के शासनकाल तक। तो अशोक का शासनकाल रहा वो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। तो बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात, यानी कि जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और अशोक का पिता, इसकी मृत्यु के पश्चात अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। करीब 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष के बाद अशोक का विधिवत तरीके से राज्याभिषेक, यानी कि उसको राजपाट संभलाया गया, करीब 269 ईसा पूर्व में हुआ। वैसे तो अशोक 273 ईसा पूर्व में ही मगध के राज सिंहासन पर बैठ चुका था। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय और देवना प्रियदर्शनी एवं राजा के संबोधन से संबोधित किया गया है। तो इसके दो अन्य नाम हैं अशोक के, देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी, और राजा के नाम से भी इसको जाना जाता है। सर्वप्रथम मस्की अभिलेख में अशोक नाम मिलता है, गुर्जरा लेख में भी इसका नाम अशोक ही मिलता है। और अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में अशोक ने कश्मीर एवं खोतान क्षेत्र के अनेक भागों को विजित कर, यानी कि जीत के मौर्य साम्राज्य में मिलाया था। अशोक के प्राप्त सभी अभिलेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अफ़गानिस्तान और दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़ एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, पश्चिम में काठियावाड़ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक इसका शासन था, यानी कि बहुत ही लंबा चौड़ा इसका राज्य क्षेत्र था भी। कलहन की राजतरंगिनी के अनुसार, कलहन ने एक पुस्तक लिखी है राजतरंगिनी, उसके अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की तथा नेपाल में ललितपत्तन नगर बसाया। तो ये 2 नगर बसाए थे उसने। एक युग पुरुष के रूप में अशोक ने मौर्य साम्राज्य को अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने नीति नियमों के माध्यम से एक नई दिशा प्रदान की। वह अत्यधिक व्यापक दृष्टि से युक्त व्यक्तित्व था, यानी कि उसका जो व्यक्तित्व था बहुत ही विस्तृत था, यानी कि बहुत ही व्यापक था, बहुत ही बड़े दिमाग वाला व्यक्ति भी कह सकते हैं उसको हम। उसने
तत्कालीन समस्याओं को समझते हुए उसे सुलझाने का प्रयास किया। यानी कि तत्कालीन शासन तंत्र में या विभिन्न प्रकार की कोई भी समस्या थी तो उसने उनको सुलझाने का प्रयास किया और उसमें वो सफल भी रहा। उसका धम्म एवं अन्य नीतियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तत्कालीन समय में थी। यानी कि जो उनकी धम्म और अन्य जो नीतियाँ थी वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसके समय में थी, जितनी प्राचीन समय में थी। वे सार्वजनिक, सार्वभौमिक व सार्वयुगीन है जो एक अकेले राष्ट्र की धरोहर नहीं हो सकती, थाती नहीं हो सकती, संपूर्ण विश्व की धरोहर है। ऐसी नीतियों के प्रवर्तक के रूप में हम अशोक को महान कहते हैं, अशोका द ग्रेट। अशोक ने पितृवत शासन का सिद्धांत दिया तथा लोक कल्याण को राज्य का, लोगों के कल्याण, लोगों की भलाई को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया। यानी कि उसके राज्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि लोक कल्याण किया जाए। वह कौटिल्य के लोक कल्याण के आदर्श को आत्मसात किया, यानी कि अपनाया। वृक्षारोपण, कृषि, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण यानी कि कुएं और सराय वगैरह, धर्मशालाएं वगैरह भी कह सकते हैं सराय को, आदि के कार्य करवाए। इनसे रोजगार का सुधार हुआ। आर्थिक एवं आधारभूत संरचना में व्यापक सुधार हुआ। आर्थिक और आधारभूत संरचना में, आर्थिक यानी कि धन की दृष्टि से, और जो आधारभूत संरचना थी, शासन का तंत्र था, ढांचा था, उसमें भी व्यापक सुधार उसने किया भी। आर्थिक एवं आधारभूत संरचना में सुधार के साथ साथ उसने राज्य को आर्थिक व सामाजिक रूप से, धन की दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से, समाज के रूप से भी उसने क्या किया, अपने शासन तंत्र को, अपने राज्य को क्या किया, मजबूत बनाया, जो कि आज भी प्रासंगिक है, आज भी उसका अनुसरण किया जाता है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन करके राजा, प्रजा एवं नैकर्षय हेतु संहिता तैयार की, कुछ नियमावली, नीति नियम तैयार किए। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक एकता व विकास को बढ़ावा दिया और जिससे अंतः संबंधों में प्रगाढ़ता आई, यानी कि मजबूती आई। उसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण करना था। उसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्र निर्माण करना। अशोक एकमात्र ऐतिहासिक शासक हुए जिसने प्रजा से प्रत्यक्ष संपर्क किया, यानी कि वो डायरेक्ट अपनी प्रजा से, अपनी जनता से, अपने राज्य के आम लोगों से भी डायरेक्ट मिलता था, सीधा मिलता था, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया। इस हेतु अशोक ने धम्म यात्राएं की और प्रतिवेदकों आदि अधिकारियों की नियुक्तियां भी की। आगे है भौतिक संस्कृति के प्रचार प्रसार एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए उसने समाज के कमज़ोर वर्गों को गतिशीलता प्रदान की, कृषि भूमि का विस्तार किया तथा युद्ध बंदियों आदि को वनों व खानों में लगा दिया। युद्ध बंदी थे, उनको वनों में, खानों में, यानी कि उनको भी रोजगार उसने मुहैया करवाया। वह एकमात्र ऐसा शासक हुआ जिन्होंने प्रजा के आध्यात्मिक का मतलब होता है धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक व नैतिक उत्थान के साथ साथ उत्पादन शक्तियों पर भी ध्यान दिया। यानी कि उनका आध्यात्मिक और नैतिक विकास ही नहीं किया, बल्कि उनकी उत्पादन शक्तियों पर भी क्या ध्यान दिया। अशोक ने ग्रामीण विकास को ध्येय बनाया तथा इस पर अधिक ध्यान दिया। अशोक ने साम्राज्य में 84,000 कितने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। राजस्व यानी कि जो कर वगैरह था
राजस्व का पुनर्वितरण सार्वजनिक हित एवं लोकानुरंजन कार्य में किया तथा अर्थव्यवस्था को तीव्रता और गति प्रदान की। इन कार्यों के फलस्वरूप ही आम जनता की क्रय शक्ति में, खरीदने की जो शक्ति थी उसमें वृद्धि हुई। अशोक ने वैदेशिक नीति को समसामयिक बनाया, यानी कि विदेशों के साथ भी उसने व्यापार संबंध स्थापित किए। तत्कालिक सम्राटों के साथ, यानी कि अशोक के समकालीन जो नए सम्राट थे, राजा वगैरह थे, के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए एवं उच्च स्तरीय धर्म आयोग भेजे, जिससे अंतर संबंधों की स्थापना हुई। अशोक ने संपूर्ण विश्व को धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया, सभी धर्मों को समान महत्व व आदर प्रदान करने पर बल दिया तथा जनता पर धर्म को बलात् नहीं थोपा, यानी कि किसी भी अपनी जनता पे किसी भी उसने धर्म विशेष को बलपूर्वक अपनाने का कोई दबाव नहीं दिया। एक धर्म, एक भाषा, प्रायः एक लिपि का अनुसरण कर उसने संपूर्ण भारतवर्ष का एकीकरण किया। समान नागरिकता संहिता एवं दंड संहिता का क्रियान्वयन करना, यानी कि लागू करना किसी को कर सामाजिक न्याय एवं कानून के शासन की स्थापना की। विभिन्न वर्गों व धर्मों के बीच सौहार्दपूर्ण, यानी कि आपसी तालमेल अच्छा बनाने के लिए सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए, जो प्रगतिशील अर्थव्यवस्था तथा राज्य की प्रगति हेतु उसके विकास के लिए नितांत, यानी कि बहुत ही आवश्यक थे वे। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग एक प्रांत है, उस पर उसने आक्रमण किया। हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है, स्पष्ट पता चलता है कि संभवतः कलिंग पर नंदराज नाम का राजा शासन करता था। नंदराज नाम का एक राजा था जो कलिंग पे शासन करता था, कलिंग पे उसका शासन था, आधिपत्य था उसका। उस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी। तो कलिंग की राजधानी भी क्या थी उस समय भी? तोसली थी। अशोक संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधना चाहता था एवं कलिंग हाथियों हेतु प्रसिद्ध होने, कलिंग हाथियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, प्रसिद्ध था उस समय होने एवं व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण था भी। समुद्र के किनारे होने के कारण विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी उसका बहुत ज़्यादा महत्व था, यानी कि समुद्र के किनारे बसा हुआ था ये कलिंग। तो समुद्र के किनारे बसे होने के कारण इसका व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्व था। और कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और कलिंग युद्ध हुआ। अशोक ने जो कलिंग युद्ध किया तो उसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख 1.5 लाख लोग, यानी कि लगभग 1.5 लाख लोगों को क्या किया उसने? बंदी बनाया। इस भीषण नरसंहार से, यानी कि बहुत ज़्यादा मारकाट हुई, बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ, जान माल की बहुत ज़्यादा हानि हुई। तो इस भीषण नरसंहार से अशोक का मन द्रवित हो गया, अर्थात अशोक को मानव पे दया आई तथा उसने भविष्य में युद्ध नीति को त्यागने की घोषणा की और उसने भविष्य में युद्ध नीति को क्या कर दिया? त्याग दिया। अब अशोक ने भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपनाया।
यानी कि युद्ध की नीति त्याग दी और उसने धम्म के सिद्धांत को अपना लिया। अशोक के बाद जालोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन आदि शासकों ने शासन किया। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व में उसकी क्या की हत्या कर दी बृहद्रथ की, और एक नए वंश शुंग वंश की साम्राज्य की नींव रखी, अर्थात एक नए वंश शुंग वंश का जन्म हुआ, यानी कि शुंग वंश की शुंग साम्राज्य की उसने नींव डाली। तो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से राजा हुए भी ध्यान रखना। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, ये तीनों महत्वपूर्ण शासक थे भी मौर्य साम्राज्य के। और उसके बाद अशोक के बाद जालोक नाम का, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन आदि शासकों ने शासन किया, और बृहद्रथ अंतिम सम्राट था। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था, अंतिम राजा था मौर्य साम्राज्य का, और उसी के सेनापति पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दी और एक नए वंश शुंग वंश की क्या की स्थापना की। तो आगे है अशोक का धम्म। आगे है भी अशोक का धम्म। धम्म सिद्धांत क्या था भी? धम्म के प्रमुख सिद्धांत थे सहिष्णुता, अहिंसा, आडंबरहीनता, लोक कल्याण। ये उसके मुख्य सिद्धांत थे। किसके? जो अशोक ने जो धम्म नामक सिद्धांत अपनाया था, इसके ये मुख्य सिद्धांत थे, मुख्य उद्देश्य थे। पहला था सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ आगे दे रखा है इसने, जन सामान्य के मध्य आत्म सहिष्णुता, विभिन्न विचारों, धर्मों एवं आस्थाओं के मध्य सहिष्णुता। ये था धम्म का पहला सिद्धांत, सहिष्णुता। दूसरा था अहिंसा। अहिंसा का मतलब है सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अहिंसा का सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी कि हिंसा नहीं करनी है, लड़ाई झगड़े युद्ध वगैरह हैं, इनको क्या कर दिया अशोक ने इस धम्म के सिद्धांत के माध्यम से त्याग दिया। तो तीसरा था आडंबरहीन, यानी कि जो आडंबर थे, बलि वगैरह चढ़ाने वाले काम थे, तो उन सबको भी उसने क्या किया, अर्थहीन कहा, बंद करवा दिया। तो आडंबरहीनता, धर्मानुष्ठानों, यानी कि जो धर्म के अनुष्ठान यानी कि धार्मिक कार्य जो हम करते हैं, तथा बलि चढ़ाने को अर्थहीन या बेकार कहा, यानी कि इन चीज़ों को भी उसने क्या किया, अपने शासन तंत्र में त्याग दिया। आगे है लोक कल्याण, यानी कि पूरे संसार का कल्याण करना। वृक्षारोपण, कुएं एवं सरायों आदि का निर्माण। तो इस प्रकार से उसने श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता, श्रेष्ठ नैतिक पवित्र आचरण, सदाचार और सत्यवादिता पे क्या दिया, बल दिया। अर्थात इन चीज़ों को उन्होंने अपनाने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाया। तो ये था भी अशोक का धम्म का सिद्धांत। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी जो लेसन आगे है उसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो प्रश्न आपको करने हैं घर से कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम लिखते हुए उसके विभिन्न जो शासक हुए उनके नाम लिखने हैं। और आगे दूसरा प्रश्न करना है आपको, अशोक के धम्म के सिद्धांत की चर्चा करो। तो अशोक ने जो धम्म का सिद्धांत दिया है उस पे आपको लिखना है। और एक छोटा सा क्वेश्चन और, मौर्य साम्राज्य के पश्चात किस वंश का
उदय हुआ, किस वंश की स्थापना हुई। तो ये था आज के लिए वर्क। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।